फर्ज करें मेरे पास एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरफ और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरफ है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये कहते हैं कि अगर इनके मास को अलग अलग मेजर करके टोटल मास कैलकुलेट किया जाए तो आंसर ज्यादा आता है, लेकिन अगर इन्हीं को मिलाकर मैं हीलियम न्यूक्लियस की शक्ल दे दूं तो फिर इनका टोटल जो मास है वो कम हो जाता है। यानी इंडिविजुअल फॉर्म में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास ज्यादा होता है और कलेक्टिव इन द बाउंड स्टेट न्यूक्लियस की शक्ल में जब हम इनका मास मेजर करते हैं तो आंसर कम आता है। मास में यही जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 21 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में मास डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं हेडिंग लिख लेता हूं मास डिफेक्ट, या इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं मास डेफिसिट। अब मास डेफिसिट का क्या मतलब है? मास डेफिसिट का मतलब है मास में कमी। अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल फॉर्म में जब हम न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग रखते हुए उनके टोटल मास को कैलकुलेट करें तो मास ज्यादा आता है, लेकिन जब हम न्यूक्लियस की फॉर्म में उनका कलेक्टिव मास मेजर करें तो आंसर कम आता है। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान मास में यही जो कमी है इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं और सामने आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखी नजर आ रही है, जिसका थीम यही है कि न्यूक्लियॉन्स को अगर हम अलग अलग करके उनका मास मेजर करें तो आंसर ज्यादा आएगा, लेकिन अगर बाउंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस हम मास मेजर करें तो आंसर कम आएगा। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब मैं ऐसा करता हूं, मास डिफेक्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेता हूं और बाद में दो छोटी छोटी एग्जांपल्स की मदद से हम दो डिफरेंट न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप गौर करें, मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से जाहिर करते हैं। सबसे पहले तो मैं मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स लिखने लगा हूं। देखें, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसे हम जी से जाहिर करते हैं, और अगर एक प्रोटॉन का मास उसको मैं एम पी से जाहिर करूं तो जो टोटल प्रोटॉन्स है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर उनका मास क्या हो जाएगा? Z इंटू एम पी। जैसे अगर दो प्रोटॉन्स हैं तो टोटल मास क्या हो जाएगा? 2mp। अगर तीन प्रोटॉन्स हैं तो मास हो जाएगा 3mp, और अगर Z प्रोटॉन्स हैं तो आपके पास टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा Z इंटू एम पी। अब मैं इसके साथ ऐड करने लगा हूं इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स के मास को। अब देखें, इसमें भी हमें एक न्यूट्रॉन का मास चाहिए और साथ हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद चाहिए। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, टोटल न्यूक्लियॉन्स की तादाद यानी मास नंबर को हम कैपिटल ए से जाहिर करते हैं, और इसमें से अगर मैं चार्ज नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? न्यूट्रॉन्स की तादाद। यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम a माइनस जी से जाहिर कर सकते हैं, और अगर इस न्यूट्रॉन की तादाद को मैं एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा a माइनस जी और मल्टीप्लाई हो रहा है mn से मुराद है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो बड़ी सी टर्म आपको नजर आ रही है, इसमें पहली टर्म क्या है? ZMP यानी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, और दूसरी टर्म है a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई mn यानी टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखें कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये आपको इतनी बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, दिस इज द मास ऑफ या टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, अगर हम उनको न्यूक्लियस से निकाल के अलग अलग उनके मास को मेजर करके ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखा नजर आ रहा है। अब इसमें से बाउंड स्टेट में यानी अगर यही न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही हो
और आप उस न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास कैलकुलेट करें या मेजर करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे फर्ज कर ले, मैं नाम दे देता हूं मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसको हम जाहिर कर देते हैं m के साथ नीचे छोटा सा न्यूक्लियस लिखकर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास में से न्यूक्लियस के एक्सपेरिमेंटल मास को माइनस कर दिया। यही जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको टोटल मास नजर आ रहा है, साथ आपको नीचे डायग्राम भी इसके साथ ही नजर आ रही है, ये बेसिकली कौन से न्यूक्लियॉन्स का मास है जो न्यूक्लियस की शक्ल में नहीं है, यानी अलग अलग हैं। और जो आपको माइनस के बाद नजर आ रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये किसका मास है, ये उन सारे न्यूक्लियॉन्स का बाउंड स्टेट में यानी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, ये टोटल उनका मास है। ये बात मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं कि जैसे ही हम न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाते हैं टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, तो इनका मास कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और सामने आपको इक्वेशन नंबर 1 की शक्ल में मास डिफेक्ट का एक फॉर्मूला भी नजर आ गया। अब इससे पहले कि हम थोड़ा आगे चलें, मैं ऐसा करता हूं, दो छोटी छोटी एग्जांपल्स की मदद से हम दो डिफरेंट न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है मेरे पास हीलियम 4। हीलियम 4 से मुराद ये है कि हीलियम जिसका कौन सा आइसोटोप है, 4 आइसोटोप, यानी जिसका मास नंबर 4 है, और चार्ज नंबर तो हम जानते हैं हीलियम का क्या होता है, 2। अब यहां से हमें समझ आ रही है कि ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, नीचे 2 लिखा हुआ है यानी चार्ज नंबर 2 है, और मास नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस करें 4 - 2, यानी न्यूट्रॉन्स भी कितने आगे, वो भी 2 हैं। अब सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूं कि इस हीलियम न्यूक्लियस का यानी बाउंड स्टेट में इसका जो मास है वो होता है जनाब 4.00186। ये है इसका एक्सपेरिमेंटल मास व्हेन इट इज अ न्यूक्लियस, यानी जब ये न्यूक्लियस की फॉर्म में है तो इसका एक्सपेरिमेंटल मास सामने आपको लिखा नजर आ रहा है। अब मैं ऐसा करने लगा हूं, मैं एज्यूम करता हूं कि हमने हीलियम न्यूक्लियस को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, और इसके चारों न्यूक्लियॉन्स यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए। अब इन अलग अलग हुए जो न्यूक्लियॉन्स हैं, इनका मैं मास मेजर करने लगा हूं। जरा गौर कीजिएगा, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स। आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और 1 प्रोटॉन का मास इससे पहले हम सीख चुके हैं कितना होता है, हमने लेक्चर 1 में देखा था 1.007276। इनको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने लिखा आपको आंसर नजर आ रहा है, मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स। इसी तरह अगर हम 2 न्यूट्रॉन्स का, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स का मास कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है यूनिफाइड मास स्केल में 1.00865। तो ये आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, दोनों न्यूट्रॉन्स का मास। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड करते रहना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब आप गौर करें, सामने आपको इनका टोटल मास नजर आ रहा है 4.0, और सामने आप देख सकते हैं 4.03315 यू, साथ यू भी लिखा, ये भी ज़हन में रखिएगा। अब आप गौर करें, जो आपको ऊपर एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस नजर आ रहा था वो कितना था, वो था आपके पास 4.00281 यू, और ये वाला जो मास है ये कितना आया इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का ऐड करके 4.03315। अब ये वाला मास ज्यादा है, हम क्या करेंगे, इस इंडिविजुअल जो टोटल मास हमने इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का निकाला है, जब ये न्यूक्लियस की शक्ल में नहीं थे, इसमें से आप न्यूक्लियस का मास माइनस कर दें तो आपके पास मास डिफेक्ट आ जाएगा, यानी डेल्टा एन। ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये वैल्यू पुट की है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने ये बड़ी वैल्यू पुट की है 4.03315 और माइनस कर दिया 4.00281। अब आपके पास फाइनल आंसर जो मास डिफेक्ट का है वो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है 0.03034 यू।
ये है मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, यानी कौन सा हीलियम न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 4 है। तो ये तो आपको हीलियम की एग्जांपल मैंने बता दी। अब मैं ऐसा करता हूं, आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, वो है हमारे पास ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप यानी ड्यूट्रॉन। अब ये जो ड्यूट्रॉन है, इस न्यूक्लियस की मैं बात करने लगा हूं। आप जानते हैं इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल H, नीचे चार्ज नंबर की जगह 1 और मास नंबर की जगह 2। अब हम गौर करें, इसका चार्ज नंबर 1 है, यानी इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 1 प्रोटॉन, और मास नंबर 2 है। अगर मैं 2 में से, मास नंबर में से चार्ज नंबर 1 माइनस करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, वो भी 1 ही आएंगे। यानी ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। सबसे पहले तो आप इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास मेजर कर लें, यानी फर्ज कर लें कि ये न्यूक्लियस की शक्ल में नहीं है, ये अलग अलग है। तो देखिए प्रोटॉन का मास, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 1.007276, और न्यूट्रॉन का मास 1.008665। इनको ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.015941। ये आपके पास मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स आ गया। अब एक और चीज, ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का, यानी अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड कर दूं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, जब ये ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस बना देते हैं तो फिर इनका टोटल मास यानी एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस वो कम हो जाता है। वो पता कितना होता है, वो आपके पास सामने लिखा नजर आ रहा है, 2.013428U। ये आपके पास ये मास आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो आपने सम करके मास निकाला था, उसमें से एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस को माइनस कर देना है। आपके पास एक छोटा सा आंसर आ जाएगा जो सामने आपको लिखा नजर आ रहा है, 0.002513U। ये है मास डिफेक्ट ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस। आपने गौर किया होगा इन दोनों एग्जांपल्स में हमने सिंपली क्या किया है, हीलियम 4 की चाहे बात करने चाहे ड्यूट्रॉन की बात करने, हमने इनके इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का अलग मास कैलकुलेट करके उसको ऐड किया और फिर उसमें से एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दिया, तो आपके पास मास डिफेक्ट आ गया। अब क्वेश्चन ये है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये मास गया कहां। जब ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आपको हीलियम 4 की एग्जांपल सामने दिखा रहा हूं, जब ये चारों न्यूक्लियॉन्स अलग अलग थे, जरा गौर से देखिएगा, जब ये अलग अलग थे तो इनका मास था ज्यादा। जब ये न्यूक्लियस की शक्ल बन गए यानी ये बाउंड हो गए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, तो इनका मास कम हो गया। लेकिन गौर से देखें, आपने गौर नहीं किया, जरा गौर कीजिए, जैसे ही ये न्यूक्लियस बना था इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकली थी। आप गौर करें, कुछ फोटॉन्स हैं जो आपको एमिट होते नजर आ रहे हैं। असल में हुआ ये कि जब न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, उनका मास ज्यादा होता है, जैसे ही वो न्यूक्लियस बनाने लगते हैं तो इनके मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट होके एमिट हो जाता है यानी रिलीज होता है और फिर न्यूक्लियस बन जाता है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग थे, इनका मास ज्यादा था, जैसे ही ये न्यूक्लियस की शक्ल इख्तियार करने लगे तो इनके मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो गया और बाद में जो बाकी इनका मास है वो न्यूक्लियस की शक्ल में हमें नजर आता है और हमें जब हम उसको मैयर करते हैं तो हमें वो कम मैयर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, ये उस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब सोचने की बात है, न्यूक्लियस बनने के दौरान ये एनर्जी रिलीज हुई, तो अगर मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी
मैं उतनी ही एनर्जी इसको सप्लाई करूंगा, यानी वो सारे फोटोन वापस इसको दे दूंगा और फिर ये न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएंगे, जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं। इन शॉर्ट हम कंक्लूड करते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स का मैस का कुछ हिस्सा, जिसे हम मैस डिफेक्ट कहते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज होता है। और अगर हम इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं, इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमें उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही हम वो एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो एनर्जी मैस में कन्वर्ट होगी और जिसकी वजह से ये न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और न्यूक्लियस अपनी आइडेंटिटी खो देगा, यानी न्यूक्लियस टूट जाएगा। पता है इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये वो वाली एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स को बाउंड रखती है न्यूक्लियस की शक्ल में। और अगर हम न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो हमें इतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। So binding energy is that amount of energy which is released during the formation of nucleus or which is required to break that nucleus into its constituent nucleons। यानी ये वो वाली एनर्जी है जो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती है और इतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, यानी उसके न्यूक्लियॉन्स में अलग अलग डिवाइड करने के लिए। इसीलिए तो इसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब जरा सोचें, जितनी ज्यादा अमाउंट मैस डिफेक्ट की होगी उतनी ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी न्यूक्लियस के मैस डिफेक्ट की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ज्यादा ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी या मैस डिफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल है। सिंपल सी बात। अब मैं बाइंडिंग एनर्जी का भी एक फॉर्मूला बना देता हूं सामने आपके, बड़ा ही सिंपल है। इसको हम बनाएंगे आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन के मुताबिक, E इज इक्वल टू mc²। E की जगह मैं लिख देता हूं बाइंडिंग एनर्जी यानी BE, M की जगह मैं लिख देता हूं डेल्टा M यानी मैस डिफेक्ट, और साथ c² यानी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चाहे आप यहां पर डेल्टा M का फॉर्मूला यूज कर लें जो हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर 1 की शक्ल में लिखा था, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN स्क्वायर ब्रैकेट्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस यानी एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ न्यूक्लियस। अब इनको एक और बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें और c² से मल्टीप्लाई कर दें, जो सामने आप देख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। कंक्लूड हमने ये किया कि सिंपली मैस डिफेक्ट की वैल्यू को c² से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। हम ऐसा करते हैं, मैं एज्यूम करता हूं, या साथ ही मैं आपको बॉक्स में ये सारा कुछ दिखा देता हूं। मैं एज्यूम करता हूं कि फर्स्ट करने मैस डिफेक्ट की वैल्यू है 1u। मैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकालने लगा हूं। जरा गौर से देखिएगा। इससे पहले ये भी आप याद रखें कि ये जो 1u है इसकी kg में पता कितनी वैल्यू होती है, वो भी याद रखें। 1u की वैल्यू किलोग्राम में होती है 1.6606 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इस 1u मैस को मैंने एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। मैस की जगह क्या लिखूंगा? किलोग्राम वाली वैल्यू लिख दे। किलोग्राम वाली वैल्यू क्या है? 1u कितने किलोग्राम के इक्विवेलेंट था? 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको जनाब आप ब्रैकेट में लिख दें, साथ c² है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। 3 इंटू 10⁸। इस सारे का स्क्वायर कर दें। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सामने जो आंसर लिखा नजर आ रहा है ये जूल्स में आएगा, क्योंकि जूल ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का भी एक तरीका है।
सामने आपको ब्रैकेट में वो भी कन्वर्शन नजर आ रही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल्स। अब अगर जूल वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम जानते हैं कि हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो एनर्जी की जूल में वैल्यू आई है इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर आ जाएगा। और अगर इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले आंसर को मैं मेगा की शक्ल में लिखूं, 10⁻6 की शक्ल में लिखूं, तो मेरे पास राउंडेड फिगर अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ये आंसर आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 931 मेग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास डिफेक्ट की वैल्यू 1 U के बराबर होगी तो सिंपली समझ लें कि वो कितनी बाइंडिंग एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड कर रही है, 931 मेग, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम मजीद 2 एग्जांपल्स करने लगे हैं जिसमें हम न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट तो फाइंड कर ही चुके हैं, अब हम बाइंडिंग एनर्जी भी फाइंड करेंगे। इसी तरह हीलियम न्यूक्लियस का भी मास डिफेक्ट तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम बाइंडिंग एनर्जी भी फाइंड करेंगे। अब मैं समझ रहा हूं कि आपको इस बात की समझ आ रही है कि बड़ा ही सिंपल है कि अगर मास डिफेक्ट हमारे पास आ गया है U की शक्ल में तो बाइंडिंग एनर्जी तो बड़ी आसानी से आएगी। मैं इससे पहले एक और छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। फर्ज कर लें आपकी मास डिफेक्ट की वैल्यू आई है 2U, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? देखिए 1 U के कोरिस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी तो हम निकाल चुके हैं, 931 मेग। सिंपल सी बात है। अगर 2 U मास डिफेक्ट है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? आप 2 मल्टीप्लाइड बाय U की वैल्यू बाइंडिंग जो एनर्जी की शक्ल में है वो लिख दें, यानी 931 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को, आपके पास आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का। इसी तरह अगर मास डिफेक्ट की वैल्यू 3U होती तो फिर क्या आंसर आना था? 3 मल्टीप्लाइड बाय 931 मेग। यानी सिंपली आपने क्या करना है, अगर मास डिफेक्ट को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो शॉर्टकट क्या है कि आपने U की जगह पर 931 मेग लिख देना है। बड़ा सिंपल है, और मल्टीप्लाई कर देना। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है जिसमें उसने हमें, जरा गौर कीजिएगा, सामने आपको एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की एक्सपेरिमेंटल मास की वैल्यू नजर आ रही है, ये उसने हमें बता दी है, और वो आपसे ये कह रहा है कि मास डिफेक्ट निकालें और बाइंडिंग एनर्जी निकालें किसका? न्यूट्रॉन का। अब सिंपल सी बात है, मास, ये जो एक्सपेरिमेंटल मास नजर आ रहा है न्यूक्लियस का, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का, ये उसने किलोग्राम में बताया है। तो आप पता क्या करें, इसको पहले यूनिफाइड मास स्केल यानी U में कन्वर्ट कर लें। अब U और kg की कन्वर्शन भी आप जानते हैं, सामने ब्रैकेट में लिखी आपको नजर आ रही है। 1 U किसके इक्वल होता है? 1.66606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अगर किलोग्राम की वैल्यू को U में कन्वर्ट करेंगे तो इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो जो आपको एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस गिवन है ना, उसको 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 से डिवाइड कर दें तो सामने आपको यूनिफाइड मास स्केल में एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस नजर आ गया। और जरा गौर कीजिए, सेम यही एक्सपेरिमेंटल मास इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। और जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो आपको हाईलाइटेड भी इस वक्त नजर आ रही है, हमने इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, अगर हम इनको सेपरेट करके इनका मास मेजर करें तो जैसे मैंने पहले मेजर किया था सेम उसी तरह आप इनके कंबाइंड या टोटल मास को फाइंड कर लें, जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है। अब क्या करें, अब इनके कंबाइंड मास में से जो हाईलाइटेड आप देख सकते हैं, इसमें से एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो यूनिफाइड मास स्केल U की शक्ल में है, इसको माइनस कर दें। और जो मास डिफेक्ट की वैल्यू डेल्टा M की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल वही है जो आपने इससे थोड़ी देर पहले की है, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। अब ये U की शक्ल में आ गया,
यही हमारा एम होना चाहिए कि हमने मास डिफेक्ट की वैल्यू को यूनिफाइड मास स्केल में कैलकुलेट करना है, मास डिफेक्ट को यू में कैलकुलेट करना है ताकि बाइंडिंग एनर्जी निकालना इजी हो जाए। अब आप नीचे रेफरेंस देंगे, रेफरेंस क्या देंगे कि एज 1 U corresponds to a binding energy of 931 MeV। तो अब सिंपली क्या करें, आप यहां ऊपर U की जगह क्या लिख देंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो मास डिफेक्ट की वैल्यू U की शक्ल में आई है उसको मल्टीप्लाई कर दें 931 MeV से, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस आ गई, जो इस वक्त सामने आपको दिखी नजर आ रही है 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ा आसान है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का पहले हमने U की फॉर्म में मास डिफेक्ट निकाला, फिर जो भी आंसर आया उसे 931 MeV से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब इसी की कंटिन्यूटी में मैं एक सेकंड एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, हीलियम के 4 आइसोटोप की मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज कैलकुलेट करना। और इसमें मास डिफेक्ट का जो फैक्टर है वो बिल्कुल वही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। मैं ऐसा करता हूं, जो आपको वो पहली वाली डेरिवेशन नजर आ रही है उसी की एक कॉपी आपको यहां दिखा देता हूं, सेम, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास भी गिवन है, वो भी आपने लिख दिया। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअल प्रोटॉन्स का टोटल मास भी हमने लिख लिया, उसमें से एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस किया, जो डिफरेंस आया दिस इज एक्चुअली मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट की जो वैल्यू है ये आपको सामने लिखे नजर आ रही है 0.03034 U। अब क्या करना है, अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। U की जगह क्या करेंगे, U की जगह 931 MeV लिख दे, सो सिंपल। यानी 0.03034 इसको मल्टीप्लाई कर दें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपके पास हीलियम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, जो आपको सामने लिखे नजर आ रही है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बहुत बड़ी वैल्यू है एनर्जी की। इसका मतलब ये हुआ, जरा कंपैरिजन करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 2.3 MeV, और हीलियम की कितनी है, हीलियम 4 की 28.2 MeV। इसका मतलब है ज्यादा स्टेबल कौन सा है, हीलियम एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। अब हम इनके ग्राफ करते हैं, मैं आपको 2 तरह के ग्राफ्स करवाऊंगा। सबसे पहला ग्राफ है ग्राफ बिटवीन मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन एंड चार्ज नंबर। अब मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन का क्या मतलब है, इसमें हमने करना पता क्या है, मास डिफेक्ट को मास नंबर से यानी न्यूक्लियॉन नंबर से डिवाइड कर देना है। तो इसे हम बोलेंगे, इस रेशो को बोलेंगे मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, यानी डेल्टा M मास डिफेक्ट हो गया, इसको न्यूक्लियॉन नंबर यानी मास नंबर से डिवाइड कर दें, यानी कैपिटल A से डिवाइड कर दें, तो इस रेशो को हम बोलेंगे मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। इसी तरह चार्ज नंबर तो आपको पता ही है, प्रोटॉन नंबर यानी जिसको हम Z से जाहिर करते हैं। तो ऐसा करते हैं, Y एक्सिस पे मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है और X एक्सिस पर आपको चार्ज नंबर के कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहले मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन हम जरा फॉर्मूला की शक्ल में लिख लेते हैं। अब यहां हमने पता क्या किया है, टेक्स्ट बुक में इस तरह से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया है, हमने एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस को पहले लिख लिए, और जो इंडिविजुअल मैसेज का सम था, उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो सम था, जो न्यूक्लियस की फॉर्म में बाउंड नहीं थे अभी, उनके सम के मास को, उनके मास का जो सम है उसको हमने बाद में लिख लिया। इसका मतलब है छोटी वैल्यू पहले है और बड़ी वैल्यू बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यू से हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ उस वैल्यू की जो मैग्नीट्यूड है यानी उसका जो डिस्टेंस है वो हमने ध्यान में रखना और उसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो आपके पास ये मास डिफेक्ट आ गया ऊपर, जिसमें एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस मैंने पहले लिखा है, और उनका जो दूसरा
इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास का सम है वो बाद में लिखा है, और इसको डिवाइड कर दिया मास नंबर से यानी कैपिटल ए से। अब इसकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। अगर इसकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, नीचे की तरफ होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि ये ओरिजिन से जितना नीचे की तरफ होगा, समझ लें वहां मैग्नीट्यूड उतनी ही ज्यादा है। अब जरा गौर कीजिए, ये मैं पूरा का पूरा ग्राफ आपको बनवा देता हूं। अब गौर करें, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू है वो तकरीबन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी काफी कम आएगी, और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम आने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ये बड़े आराम से ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसी तरह आगे चलते जाएं, जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं, अब गौर करें ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब कम होना नहीं है। जरा गौर करें, आप ओरिजिन से यानी एक्स एक्सिस से ज्यादा फासले पे आते जा रहे हैं, यानी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है। और ये सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इस पूरे ग्राफ में कौन से न्यूक्लियस के लिए है? आयरन न्यूक्लियस। जरा गौर करें, यह हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है, ये सबसे ज्यादा नीचे है, यानी इसकी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सबसे ज्यादा आएगी। इसका मतलब है आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये तो था फर्स्ट ग्राफ जो आप यहां पर देख रहे हैं। जो हमारे पास सेकंड ग्राफ है वो है ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का क्या मतलब है? आपने मास डिफेक्ट की वैल्यू को c² से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई, और इस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करते हैं न्यूक्लियॉन नंबर से यानी मास नंबर से, जिसे हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं। तो इस रेशो को हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये वाई एक्सिस पर मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यूज ड्रॉ कर दी, ये वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, और एक्स एक्सिस पर मैंने क्या किया? मैंने न्यूक्लियॉन नंबर यानी मास नंबर, जिसे हम कैपिटल A से भी जाहिर करते हैं, उसको यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब जरा गौर से देखें, ये वाला ग्राफ सेम वैसा ही होगा। आप जरा गौर करें, पिछले ग्राफ की तरह, सिर्फ एक छोटा सा फर्क होगा। पिछला ग्राफ नीचे की तरफ था, ये ग्राफ ऐसे होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां हम बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यूज है उनकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, और वो पॉजिटिव साइन में, जाहिर बात है न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसमें हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं कर रहे या नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। तो जाहिर बात है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही ये ग्राफ चलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज जरा गौर करें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू अगेन जैसे हमने पिछले ग्राफ में डिस्कस किया, हाइड्रोजन की मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू तकरीबन 0 थी, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होनी चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की। यहां भी जरा गौर करें, मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए सबसे लीस्ट है। इसका मतलब है ये द मोस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियस है इस पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह जब आप ऊपर चलते जाते हैं तो गौर करें, मास नंबर आयरन की अगर हम बात करें, जहां मास नंबर आपको तकरीबन 58 नजर आ रहा है, यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू है, जो मैं आपको वाई एक्सिस से डॉटेड लाइन की फॉर्म में दिखा भी रहा हूं, यह है तकरीबन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है, आप गौर करें, ग्राफ में इससे ऊंचा पॉइंट और कोई नहीं है। इसका मतलब है ये द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है पूरे पीरियोडिक टेबल में आयरन का, जैसे अभी पिछले ग्राफ में भी मैं बात कर रहा था। जैसे जैसे आप ग्राफ में अगले पोर्शन की तरफ आते हैं, तो जब आप यूरेनियम तक पहुंचते हैं, तकरीबन जहां मास नंबर 238 है, यहां तकरीबन वाई एक्सिस के साथ आप डॉटेड लाइन मिलाएं तो तकरीबन बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ग्राफ से हमने क्या कंक्लूड किया? द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है? ये तकरीबन मिडल रीजन में आयरन का, जिसका मास नंबर तकरीबन 58 है। और मोस्ट अनस्टेबल पोर्शन कौन सा है इस ग्राफ का? लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला जो हैवी एलिमेंट्स हैं, ये वाला पोर्शन भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का है। आगे चल के इस पूरे चैप्टर में हम
दो तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक का नाम है फिशन रिएक्शन और दूसरे का नाम है फ्यूजन रिएक्शन। जो फिशन रिएक्शन है ना, उसमें पता क्या होगा, उसमें हम हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ेंगे और ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट में हमें न्यूक्लियाई मिलेगी ना, उनका ताल्लुक इस ग्राफ के स्टेबल रीजन की तरफ होगा, यानी आयरन वाली साइड पे होगा। यानी फिशन के नतीजे में हैवी न्यूक्लियाई जो है ये ब्रेक होंगे और ये आयरन वाले रीजन की तरफ जो दूसरे न्यूक्लियाई है वो हमें रिजल्ट के तौर पे मिलेंगे और साथ ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगी। ये हम उस लेक्चर में उस फिशन के रिएक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह फ्यूजन का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमें लाइटर न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज करवा के काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा, और हमें अगेन जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसका ताल्लुक मिडल रीजन ऑफ दिस ग्राफ से होगा, यानी आयरन वाले रीजन के साथ जो दूसरे न्यूक्लियाई है वो हमें मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फिशन रिएक्शन करवाते हैं या फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं, हमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई से कंपैरेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाई आउटपुट के तौर पर मिलते हैं विद द एमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको डिटेल में उन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।